हेलो एवरीवन, ये है नीट पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम एक ही वीडियो में पिछले 33 इयर्स में ग्रेविटेशन पे जितने भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं सारे के सारे इस एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बस ये वाला वीडियो देखते जाना है, बीच बीच में आप क्वेश्चंस को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली सोल्यूशन वहाँ पर मिल ही जाएगा। साथ में आप इन कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी वो सब मैं बता दूंगा। मेरा नाम है विक्रांत किरार, मैंने IT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की पूरी सीरीज के सारे वीडियोस पे जाने के लिए आपको यहाँ जाना है bit.ly/physicsendgame। यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको सारे के सारे कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में आप यूट्यूब पे चाहो तो फिजिक्स एंड गेम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मेरा नाम विक्रांत किरार है और मेरी लाइव क्लासेस भी होती है जिनको पढ़ने के लिए आप bit.ly/bombphysics पे आते हो। अच्छा, मेरी लाइव क्लासेस होती कहाँ पर है? वो होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आपको IIT JEE की तैयारी करनी हो, नीट की करनी हो, CBSE फाउंडेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो, आप अनअकैडमी पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हर हफ्ते नए नए बैच लॉन्च होते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर से। साथ में आप वहाँ पे जब टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कॉम्पिटिशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपकी रैंक चल रही है, रिलेटिव आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन से एरियाज में आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आपका एनालिसिस हो जाता है रिजल्ट का, उससे आपको ये भी चीज़ें पता चल जाती है। तो प्लीज़ अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को एक लेवल प्रिपरेशन और बेटर करने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और दोनों में आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ करोगे तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यूज़ माई कोड विक्रांत और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक जो ग्रेविटेशन में आता है वो है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हमारे पास 3 लॉज हैं जो केप्लर ने दिए थे, जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ थे। हम देखते हैं कि क्वेश्चन उसे कैसे सॉल्व होंगे। पहला लॉ क्या था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, हमारे जो भी ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट, परफेक्टली सर्कुलर कुछ नहीं होता है, हमें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मिलता है। इतना ज़्यादा एलिप्टिकल भी नहीं होता है कि कैसा होता है मुझे नहीं पता, पर हाँ परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते। और कोई भी सैटेलाइट होता है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। जैसे हमारे पास ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो यहाँ से अगर आप देखोगे कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो उसने जितना एरिया स्वीप किया होगा उतने ही टाइम में जब वो घूम के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर भी वो उतना ही एरिया स्वीप करेगा। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा था यानी ये वाला डिस्टेंस कम है, यानी यहाँ पर उसकी रफ्तार तेज़ होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी सैटेलाइट पास होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और तीसरा लॉ है T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ तो हमारे पास कोई भी इस तरीके से सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसे T बोलेंगे और ये उसका डिस्टेंस है R, तो T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। ये भी हम डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के हमारे पास 3 केप्लर्स लॉ है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के पूछे गए। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट in an elliptical orbit about the sun at position A, B and C are Ka, Kb and Kc। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे Kc है, ये पेन को क्या हुआ, Kc यहाँ पे है, Kb यहाँ पर है, Ka। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी वाली ज़्यादा होगी। हमें कुछ इस तरह की इक्वेशंस बतानी है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया? नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमें पता है केप्लर्स लॉ क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। तो मान लो ये यहाँ पर इतना एरिया स्वीप करता है 1 सेकंड में, तो यहाँ पर जब भी आएगा तो उतने ही टाइम में इसको ज़्यादा यहाँ पर एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी इक्वल एरिया ये वाला स्वीप होगा, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम से भी हमें पता चलता है, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब भी ऑब्जेक्ट पास होती है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। जब भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इस पॉइंट पे, यहाँ पर सबसे कम वेलोसिटी है। तो हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी एट A इज मोर देन वेलोसिटी एट B इज मोर देन वेलोसिटी एट C। तो इससे आ जाता है काइनेटिक एनर्जी एट A इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी एट B इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी एट C। हमारा ऑप्शन कौन सा वाला आ जाता है, यहाँ पर B हमारा ऑप्शन आ जाता है। अगर हमसे पूछते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, तो टोटल एनर्जी तीनों में बराबर होती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहता है किसी भी सैटेलाइट के लिए। उसके ऊपर इस तरीके से कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। टोटल एनर्जी तीनों की बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kepler's third law states that square of period of revolution t of a planet around the sun is proportional to third power of the average distance r between sun and planet। बेसिकली हमें Kepler's third law पता है
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो उसी को उन्होंने लिख दिया है टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब। अब हमें बताना है कि फोर्स की ये सारी वैल्यू दे रखी है, उस के की वैल्यू क्या है हमें वो पता करके बतानी है। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या तो होगा नहीं, तो हम ही देखते हैं। देखो हमारे पास जब भी कोई सैटेलाइट होता है पहले तो यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर यहाँ पर सैटेलाइट और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, सैटेलाइट का मास मान लो स्मॉल एम, उसकी वेलोसिटी इस तरफ v, यहाँ पर बीच में हमारे पास कैपिटल एम मास है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और उसी को हम लिख सकते हैं वो सेंट्रीपीटल फोर्स की तरह काम करेगा इस सैटेलाइट के लिए, तभी तो ये सर्कल में घूम रहा है। अगर सेंट्रीपीटल फोर्स की तरह काम नहीं करता तो वो सीधा इधर चला जाता है ना। तो उसकी वैल्यू हो जाती है एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर मैं उसे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी होता है 2 पाई, तो यहाँ से हमें पता चलता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो इसको आ जाएगा एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें रीअरेंज कर देना है बस, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एम से ये एम कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, इधर आ जाता है आर क्यूब, नीचे आ जाएगा जी एम। और यही वाली जो चीज़ है इसी को उन्होंने के लिख दिया है। हमारे पास यहाँ से क्या था, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल टू के, यानी कि के जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हमारे पास रिलेशन ये आ जाता है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन एस। तो हमारे पास देखो ये सन एस यहाँ पे, अच्छा इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन एस पे नहीं होता, वन ऑफ द फोका है, इसके 2 फोकस होते हैं ना, उनमें से एक किसी एक फोकस पे सन हो सकता है, मान लो यहाँ पर है, नहीं तो यहाँ पर होता। द शेडेड एरिया एस सी डी, कौन सा एस सी डी, ये वाला शेडेड एरिया इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी, एस ए बी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा 2x है, डबल है। इफ t1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम c टू d, यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना लगा है t1, एंड t2 इज टाइम टू मूव फ्रॉम a टू b, यहाँ पर हमारे पास लगा है टाइम t2। तो हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, बहुत ही आसान है। केपलर क्या बोलता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप होता है। तो यहाँ पर जितना एरिया है उसका डबल एरिया यहाँ पर है ना। तो इतना एरिया स्वीप करने में, मान लो ये वाला है, इतना एरिया स्वीप करने में उतना ही टाइम लगा होगा, तो ये पूरा एरिया स्वीप करने में डबल टाइम लगा होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। बहुत ही सिंपल है, बी इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल केपलर्स लॉ की एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट बी। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B? तो हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर सन था, यहाँ पर प्लैनेट A होगा, यहाँ पर प्लैनेट B होगा। एक मिनट देख लेते हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट A अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ B। प्लैनेट A धीरे घूम रहा है ना, तो प्लैनेट A दूर वाला होगा, यहाँ वाला A होगा, यहाँ वाला B होगा। अब हमें इनके रेडियस में कुछ रिलेशन निकालना, मान लो ये था RA, ये वाला टोटल हो जाता है हमारा आर बी। कैसे इनके रेशियो निकाल पाओगे आप रेडियस में, तो इसके लिए हमें केपलर्स लॉ यूज करना पड़ेगा। केपलर्स लॉ कौन सा वाला, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे क्वेश्चन। देखो यहां से हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज how many times greater than the distance of B। तो मान लो हमें पता करना है RA डिवाइडेड बाय RB, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, TA डिवाइडेड बाय TB की पावर 2/3। अच्छा TA कितना बता रखा हमें, TA इज 8 टाइम्स दैट ऑफ B, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8 की पावर 2/3। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि 4। तो आर ए इज 4 टाइम्स आर बी, यहाँ से हमारे पास आता है आर ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर बी। हमारा आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली इतना एंड इतना मीटर रेस्पेक्टिवली. Assuming that they move in circular orbits, their periodic times will be in the ratio. जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. यहाँ पर फिर से हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है पिछली बार जैसा. इस बार क्या होगा, हमारे पास नेपच्यून है और सैटर्न है, उनका रेडियस दे रखा. हमारे को एक ही इक्वेशन t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, तो हम बोल देंगे t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴/2. हमें पता करना है क्या, देयर पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन रेशियो. तो पहले नेपच्यून का नाम है, फिर बाद में सैटर्न का है, तो हम Tn डिवाइडेड बाई Ts पता करने में इंटरेस्टेड हैं. वो उसकी वैल्यू हो जाएगी Rn डिवाइडेड बाई Rs, और उसकी पावर कर दो आप 3/2. Rn की बाई Rs की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आ जाएगा देखो 10 की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 10 इंटू √10. ऑप्शन सी हमारा आंसर है. और ऐसे ही एकदम सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हुआ है यहाँ पे. देखो द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स, नेपच्यून और सैटर्न की जगह नाम उड़ा दिया उसका, वैल्यूज वही है एग्जैक्टली. द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द 2 प्लैनेट, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली पिछला वाला सोल्यूशन है. इसका भी आंसर हो जाता है 10√10. अगला सवाल देखते हैं. A satellite A of mass m is at a distance of r from the surface of the earth. Another satellite B of mass 2m is at distance of 2r from the earth's center. Their time periods are in the ratio of. पहली बात तो सैटेलाइट के मास से आज तक हमारे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ा है, तो इस मास का हमें कोई यूज आने नहीं वाला है ना. लेकिन रेडियस अलग अलग है तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा. हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है. अगेन हमारी कौन सी इक्वेशन यूज होने वाली है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो. ठीक है, सॉल्व करते हैं. देयर टाइम पीरियड्स आर इन रेशियो ऑफ, तो पहले नाम लिया था a का, हमें पता करना है ta डिवाइडेड बाई tb. यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ है ना. तो ta डिवाइडेड बाई tb की वैल्यू क्या हो जाएगी, ra डिवाइडेड बाई rb, ra डिवाइडेड बाई rb की पावर 3/2. इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ra डिवाइडेड बाई rb की वैल्यू कितनी है. अनदर सैटेलाइट b ऑफ मास 2m इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, तो इसका रेडियस डबल है b वाले का, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 की पावर 3/2, यानी कि 1/2 यानी कि हमारा आंसर हो जाता है डी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये सवाल थोड़ा मैथमेटिकल है. ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर ये आप नहीं कर पाओगे फिर भी इसको करने की कोशिश. द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर r1 एंड r2. तो सन की जो अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो एक्चुअली परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, नहीं तो सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं. वो एलिप्टिकल पाथ होता है कुछ इस तरीके का. तो मैं उसको थोड़ा एम्पलीफाई करके बना रहा हूँ. इतना एलिप्टिकल भी नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट सर्कुलर है, खाली 3% का अंतर है जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. फिर भी मान लो यहाँ पर हमारा सन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है हमारा r2, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है हमारा r1. ये हमारा सन रहा. Its distance from the sun when it is at perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun. तो ये हमारी मेजर एक्सिस होती है, ये हमारी माइनर एक्सिस होती है. अब माइनर एक्सिस मतलब यही परपेंडिकुलर है ना मेजर एक्सिस से, उस वक्त कहीं पर उसकी पोजीशन है, यानी कि जिस वक्त हमारा यहाँ पर द अर्थ है EARTH कैपिटल, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है. कौन सा वाला डिस्टेंस बताना है, देखो ये तो हमारी माइनर एक्सिस है, हमें बताना है ये वाला डिस्टेंस. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट ए परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन. तो ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी. अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये एक मैथ्स की प्रॉब्लम है. बेसिकली एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है. एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ. इसको अगर मैं r बोल दूँ, वो प्रॉपर्टी है 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. बस ये याद करना है, ज़रूरी नहीं ऐसा सवाल रिपीट हो, लेकिन एलिप्स की प्रॉपर्टी है, याद कर सकते हैं आप इसको. तो यहाँ पे 2/r इज इक्वल टू r2 प्लस r1/r2, यानी कि r की वैल्यू हो जाती है 2r1r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2. ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा C. लेकिन क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी तो?
क्योंकि यहाँ पे हम स्मार्ट गैसिंग यूज कर सकते हैं। मान लो कि हमारी अर्थ परफेक्टली सर्कुलर उसमें मूव कर रही होती, तो उस केस में R1 की वैल्यू क्या हो जाती, R2 के बराबर हो जाती है ना, वो परफेक्टली सर्कुलर हो जाता। और उस केस में ये जो R की वैल्यू है वो भी उतनी ही आती, R1 इज इक्वल टू R, सारी वैल्यू सेम आ जाती। तो अगर इनमें हम R1 और R2 की वैल्यू सेम रख दें तो हमारे पास आंसर भी वही आ जाना चाहिए। जैसे सबकी वैल्यू में मान लो A रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा आंसर, ये आ जाता है हमारा A/2, गलत। यहाँ पर आ जाता है हमारा 0, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ तो गड़बड़ आ जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी टाइप की चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2A/3, ये भी गलत ऑप्शन। यहाँ पे आ जाता है हमारा 2A² 2 से 2 कट गया, A बचता है खाली। तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम स्मार्ट गेसिंग के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नहीं, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इज इक्वल टू G m1m2/r², ये हमें पता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी अर्थ या किसी प्लैनेट की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर आप इसको m2 से ही डिवाइड कर दो, बस वही हो जाता है ना। तो ये G_m_e मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई RE रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, या कोई भी प्लैनेट है उसकी मास या उसका रेडियस हमें यूज कर लेना। इसके सवाल देखते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। बहुत ही सिंपल से सवाल आएंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, पता नहीं क्यों ऐसा है। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। तो हमारे पास 2 एस्ट्रोनॉट हैं, उनका कॉन्टैक्ट छूट गया स्पेसशिप से। द टू विल, अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को मतलब आप पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। ग्रेविटेशन फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? क्या उस स्पेस में लॉज ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करते हैं, या उसके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना चाहिए था ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो काम करेगा। द टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी लॉज ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाना चाहिए। और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये तो नहीं होने वाला, चाहे जो हो जाए। ये क्यों होगा? बिकम स्टेशनरी, ये बिकम स्टेशनरी नहीं होगा। अब बिकम स्टेशनरी में मतलब इसका मतलब हो गया कि पहले वो चल रहे थे, उसके बाद में दे बिकेम स्टेशनरी, तो ये भी नहीं होने वाला। या तो शुरू से ही स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी हो सकता था। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पॉसिबल ऑप्शन है। तो अगर इफ इट इज ग्रेविटेशन फ्री स्पेस तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इफ इट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब आप देख लो ये क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन क्यों, काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ये, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आंसर मैं मार्क करके आ जाऊंगा अगर मैं आऊँगा तो, क्योंकि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन तो हम मानते हैं कि सब जगह लगते हैं, तो आई विल अज्यूम इट एंड ए मार्क कर दूंगा मैं। 2 spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2 are released in free space with initial separation between their center equal to 12r। तो हमारे पास कुछ बॉडीज हैं, एक ये थी, उसका रेडियस था r, दूसरी बॉडी थी यहाँ पर, उसका रेडियस था कितना, 2r, इसका मास था m, इसका मास था 5 टाइम्स m। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, हाँ, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 12r। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 - 1 - 2 यानी कि 9r। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है 9r, ठीक। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इज। तो अब इनके बीच में ग्रेविटी का अट्रैक्शन लगेगा, तो ये दोनों पास आते जाएंगे और टकराएंगे। अब ये एक्चुअली ग्रेविटी का सवाल नहीं बना, ये बन गया सेंटर ऑफ मास का। तो हमें ये बताना है कि इसमें से ये कुछ ज़्यादा चलेगा, ये कुछ कम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली बॉडी ज़्यादा हैवी है। तो हमें बस यही बताना है दोनों कितना चलेंगे बिफोर कोलिजन। देखो टोटल डिस्टेंस था 12r, लेकिन 12r नहीं चल सकते, वो मैक्सिमम वो 9r उन दोनों को डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उनमें से कुछ हिस्सा ये ट्रैवल करेगा, कुछ हिस्सा ये ट्रैवल करेगा। इसने कितना हिस्सा ट्रैवल किया वो हमें बताना है। उसके लिए आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि ये हैवी है तो ये कम चलेगा, ये हल्का है तो ये ज़्यादा चलने वाला है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास, इनिशियली रेस्ट पे थे तो इनका सेंटर ऑफ मान लो यहाँ कहीं रहेगा, है ना। तो बाद में जब ये आएगा इधर, ये इधर आएगा, तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहना चाहिए, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लगा नहीं है, तो इनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इनके सिर्फ इंटरनल फोर्सेज हैं। तो मान लो अगर ये वाला हमारा इधर x मूव किया है और ये वाला इधर कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा 9r - x, है ना, 9r - x।
तो हम लिख सकते हैं m इंटू एक्स इज इक्वल टू 9r माइनस एक्स टाइम्स 5m। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें कट गई, m से m कट गया और हमारे पास वैल्यू आ जाती है x प्लस 5x यानी कि 6x इज इक्वल टू 9 5 45r। यहाँ से हमारे पास आंसर आता है ये x इज इक्वल टू 45r। 45 डिवाइडेड बाई 3 कितना था, 15r डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5। x की वैल्यू 7.5 आ गई, बी हमारा आंसर। सिंपल था क्वेश्चन काफी। अगला सवाल, A spherical planet has a mass mp and a diameter dp. बहुत अच्छे। A particle of mass m falling freely near the surface of the planet will experience an acceleration due to gravity equal to acceleration due to gravity g की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अच्छा ये अंडर रूट नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये होती है। क्यों होती है, देखो फोर्स लगता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m2 का मास इंटू सी का एक्सेलरेशन, तो ये कट जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे प्लैनेट का मास लेना होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट हमें दिया हुआ है mp डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू dp तो डायमीटर है, रेडियस क्या हो जाता है उसका हाफ, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी dp बाई 2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 4gmp डिवाइडेड बाय dp का स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। गलती मत करना यार, dp मत लिखना है, dp बाय 2 लिखना है, रेडियस लिखता हूँ मैं यहाँ पे। आगे चलें। Two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब हमारे पास एक मास है स्मॉल एम, दूसरा मास है कैपिटल एम, उनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एफ, और इधर भी लग रहा होगा एफ, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट। अब बीच में हमने उनके कुछ लिक्विड भर दिया है जो कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी उसकी हो जाएगी 3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, या जो भी उसकी डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है 3000 हो जाएगा, 3000 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या बीच में पानी भर देने से इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि बीच में अगर वैक्यूम होता तो कुछ और फोर्स हो रहा है और कुछ और हमने लिक्विड डाल दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बीच में मीडियम क्या है, उस पर हमारा फर्क पड़ता है, फोर्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हमारे फोर्स की वैल्यू बाद में भी एफ ही रहने वाली है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, इसकी डेंसिटी 3000 क्या है यार, इसकी 3 इंटू 10 की पावर 3000 kg पर मीटर क्यूब कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी के साथ अब हमारे पास सवाल आ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नया टॉपिक है। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कैसे होता है, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाता है ना, एम जी, यही हम बोलते हैं। मास क्या होता है, जी एम मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। यहाँ एम से ये एम कट जाता है, सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें और एक चीज़ होती है, अर्थ की सर्फेस से हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, नीचे खड्डा खोद के अंदर घुसते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है। जो वो वेरिएशन है उसके डेरिवेशन हमने कर रखे हैं थ्योरी वीडियोस में, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि जी डैश अगर हम हाइट एच ऊपर जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और अगर हम डेप्थ डी नीचे जाते हैं और अगर हम डेप्थ डी नीचे जाते हैं तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं जी की वैल्यू छोटी होगी, हाइट एच ऊपर जाने पर दोगुना स्पीड से कम होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे 2 का फैक्टर नहीं है, बस हम इतना ही ध्यान रखना है। ये एक एक्यूरेट वैल्यू है, ये इसमें हमने थोड़ा सा बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया था, उससे ये वाली वैल्यू आती है, पर वो सब चीज़ें रखनी है। हाँ बस ये 2 फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है नीट में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल आर एंड कैपिटल जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो हमारे पास आता है जी
मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दी अर्थ, कैपिटल ई वाला ART। तो एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। बहुत ही सिंपल, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान सवाल क्या कुछ हो सकता है, हो सकता है, आगे आएंगे वैसे सवाल। अ बॉडी वेज 70 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमारे पास यहाँ अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाता है, आर ई। यहाँ पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है मान लो 72 न्यूटन। फिर बाद में हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, उसकी हाइट हमने ऊपर कर दी है हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली वैल्यू है आर ई बाई टू। तो हमारे पास टोटल ये वाली लेंथ आ जाती है 3/2 टाइम्स आर ई, है ना। अब हमें एफ डैश की वैल्यू पता करनी है, वो जाती है जी एम ई डिवाइडेड बाय 3/2 टाइम्स आर ई, इसका स्क्वायर टाइम्स एम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर टाइम्स एम। वो 3/2 का जो नीचे में स्क्वायर था वो हो जाता है ऊपर 4/9। अच्छा ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को देखो, ये ध्यान से देखोगे तो ये 72 है, हमें यहाँ से ये वाली वैल्यू पता है। 72 इंटू 4/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश की, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है 8 इंटू 4 32 न्यूटन, हमारा आंसर था। बहुत अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, और ये आपको क्लियर होना चाहिए इस तरह का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। देखो अगेन फिर से वैल्यू भी चेंज नहीं करी, 72 न्यूटन है और उसका इक्वल हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उतना ही ऊपर उठा दिया। फिर इसका आंसर हम फिर से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन है। फिर से इसकी वैल्यू आ जाती है 32 न्यूटन। पॉज करके वीडियो सॉल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं मार्क कर देता हूँ 72 न्यूटन। आगे चलें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height 1 kilometer above the earth is the same as at a depth d below the surface of the earth। तो हमें डेप्थ d की वैल्यू पता करनी है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं क्या, देखो मैं बता देता हूँ। हमारे पास ग्रेविटी की वेरिएशन होता है, तो जी डैश का जो वेरिएशन होगा, अगर हम हाइट h ऊपर जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस हाइट h में डबल वेरिएशन होता है, तो 2h अपॉन आर ई। और अगर हम डेप्थ डी नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। दोनों फॉर्मूले लिख दिए, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं करोगे मुझे पता है। तो हमें बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर इज सेम एज डेप्थ डी। तो ये दोनों की वैल्यू एक्चुअली बराबर है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है एज इट इज, सीधे के सीधे जी इंटू, अच्छा यहाँ भी जी मल्टीप्लाइड होगा, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। यहाँ जी से जी कट जाएगा और इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है, सीधे सीधे देखो 2h की वैल्यू अगर डी के बराबर होगी तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो h की वैल्यू कितनी थी, 1 किलोमीटर, यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है 2 किलोमीटर। आंसर हमारा सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। The height at which the weight of a body becomes 1/16th its weight on the surface of earth is। बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर 3R होने वाला है। कुछ लोग गलती से 4R भी इसको मार्क कर देते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, नहीं कर रहे हो मैं ही कर देता हूँ। देखो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/16th, तो वो कब हो सकती है, जब डिस्टेंस की वैल्यू हो गई हो 1/4, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इनिशियली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहती है, अर्थ की सरफेस पे नापते हो तो डिस्टेंस की वैल्यू r हो जाती है, लेकिन अब जब वो ऑब्जेक्ट का वेट 1/16 हो गया, यानी ये टोटल लेंथ हमारी हो गई होगी 4r। तो जल्दबाजी में कुछ लोग यहाँ पे 4r मार्क कर देते, लेकिन हमसे पूछा क्या है, द हाइट एट विच, हाइट कहाँ से नापी जाती है, यहाँ से। ये वाला डिस्टेंस जो हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 3r, इसलिए हमारा आंसर है 3r, है ना।
इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। A roller coaster is designed such that the riders experience weightlessness as they go around the top of the hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between। बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही आसान, बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही आसान है। इसको मैं बताता हूँ इसमें कैसे करना है। अच्छा, वेटलेसनेस होती क्या है? अगर मैं किसी वेइंग स्केल पे खड़ा हूँ तो मेरा वेट जीरो आना चाहिए। वेइंग स्केल क्या मेजर करता है? हमारी नॉर्मल रिएक्शन को। तो जब हम हिल के टॉप पर हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जानी चाहिए। जो भी यहाँ पे इस तरीके से गाड़ी है उसमें मान लो जो भी इंसान बैठा है उसकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो उसके ऊपर इफेक्टिवली क्या फोर्स लग रहा होगा? सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ n इज इक्वल टू जीरो, वो तो लग नहीं रहा है, उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v, और यहाँ पे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास r। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बचती है, mg जो फोर्स है इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इसे सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमें ये कर देना, देखो m से m कट गया और हमारी v की वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। जी की वैल्यू कितनी है 10, रेडियस की वैल्यू कितनी है 20, अंडर रूट इसका आ गया, और ये आ जाता है हमारा 10√2 यानी 10 इंटू 1.414 या जो भी होता है इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। इनमें से हमारा आंसर आ जाता है ए। 14 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड के बीच में हमारी स्पीड आने वाली है। बहुत ही अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। आगे चले। Imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in its size। तो हमारे पास डेंसिटी सेम है लेकिन उसका रेडियस 3 गुना है। If the acceleration due to gravity on the surface of the Earth is g, तो उस नए प्लैनेट की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होगा, वो पता करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हमारे g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू हो जाती है g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मास ऑफ अर्थ को क्या लिख देंगे? डेंसिटी की टर्म्स में ले आओ, क्योंकि दोनों की डेंसिटी बराबर है। डेंसिटी की टर्म्स में लाते हैं यहाँ पर हमारे g, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी हो जाती है? 4/3, अर्थ को एक स्फीयर मानेंगे हम, हैवी ऑलमोस्ट स्फीयर, 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। तो नीचे पहले से ही था, यहाँ पर हमारा ये चीज़ें कट जाएगी इस तरीके से और वैल्यू आ जाती है इसकी 4/3 पाई रो कैपिटल जी टाइम्स आर। तो सम कांस्टेंट इनटू आर, तो इसको हम लिख देंगे के आर। अब अगर मैं रेडियस को 3 गुना कर दूं डेंसिटी सेम रखते हुए, है ना, तो इस दोनों के लिए डेंसिटी की वैल्यू तो सेम थी, के की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हमारे जी डैश की वैल्यू भी 3 गुना हो जाने वाली है। तो जी डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स के आर। यहाँ पर के आर की वैल्यू हो जाती है जी, तो 3 इंटू 3g हमारा आंसर आने वाला है, डी हमारा आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, दिस इज इंटरेस्टिंग। और ऐसे बहुत सारे सिमिलर सवाल आने वाले हैं, देखो बहुत सारे ऐसे पूछे गए। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। इस बार डेंसिटी ट्वाइस कर दी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बार सेम आ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी। तो देखो हमारे g की वैल्यू क्या थी? पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसकी वैल्यू, अब मास ऑफ अर्थ को अगर मैं लेके आ जाऊँ उस डेंसिटी की टर्म में, तो आ जाता है g इंटू मास ऑफ अर्थ इज डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, यानी कि सम कांस्टेंट इंटू डेंसिटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस और डेंसिटी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आ रही है जी की वैल्यू। जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू डेंसिटी इंटू आर। जी डैश की वैल्यू कितनी है? जी डैश की वैल्यू हमें बताई गई है इज सेम एज जी, लेकिन इस बार हमारी डेंसिटी के साथ क्या किया है? न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट हैज ट्वाइस डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो इसकी डेंसिटी हो गई है 2 टाइम्स रो, है ना।
उसका रेडियस आर पी प्लैनेट बोल देता हूँ मैं, उसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से देखो जी की वैल्यू आप रख दोगे तो वो हो जाता है के इंटू रो इंटू आर। क्या क्या चीज़ें कट गई, के से के कट गया, रो से रो कट गया, और आर पी की वैल्यू हो जाती है आर ई डिवाइडेड बाय 2। हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। पहले प्लैनेट ए बनाते हैं, ए है हमारा, प्लैनेट बी है। यहाँ पर ए पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बी वाले का, इसका मान लो जी बी था, तो यहाँ पे जी ए होगा विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स जी बी, ऐसा हमें दिया गया है। अ मैन जम्प्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ ए, व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑफ प्लैनेट बी। तो यहाँ पर वो 2 मीटर उछलता है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा उछल पाएगा या कम उछल पाएगा। देखो जब हम उछलते हैं तो हम उसको क्या मान लें कि हमारी बॉडी कुछ इनिशियल स्पीड हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इनिशियल स्पीड दोनों जगह सेम दे पाएंगे। मान लो उसको मैं बोल देता हूँ मेरी इनिशियल स्पीड है वी जंप, यहाँ पर वी जंप दोनों प्लैनेट पे वो सेम होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे मैं कम उछक पाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली ज़्यादा उछकूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 मीटर उछका था तो यहाँ 2 से तो ज़्यादा ही उछकाऊंगा, तो मेरा 2 से ज़्यादा आंसर आने वाला है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, देखो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हाइट आई है वो है 9 इंटू जी बी इंटू मास इंटू एच, है ना। हमने हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कर दिया, एच ए की वैल्यू है यहाँ पर 2। दूसरे प्लैनेट पर हम क्या कर देंगे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी बी इंटू एच बी, और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर दोनों में सेम है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आती है 9 इंटू जी बी इंटू एम इंटू 2 इज इक्वल टू एम इंटू जी बी इंटू एच बी। क्या क्या कट गया, जी बी से जी बी कट गया, एम से एम कट गया, एच बी की वैल्यू आ जाती है एच बी इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 मीटर। सी हमारा आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming earth to be a sphere of uniform density, what is the value of g in a mine 100 km below the earth's surface, given r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जब हम डेप्थ में नीचे गए हैं तो हम अक्सर ऐसा पढ़ते हैं ना, वो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी की पावर नहीं होगा 1 इंटू डी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डेप्थ डी में नीचे आते हैं तो ये एक एक्चुअल फॉर्मूला है, ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 की अगर 1000 भी होती तो भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमें वो कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी कि डी इज़ मच मच लेसर देन आर। ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बस वैल्यूज डाल देंगे। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो 9.8 रही होगी, और 1 माइनस 100 अपॉन 6400, है ना, दोनों किलोमीटर में ले लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 64। इसका आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9.8 इंटू 64 माइनस 1 अपॉन 64, यानी कि 9.8 इंटू 63 अपॉन 64। तो ये ऑलमोस्ट 9.8 से थोड़ा सा कम आने वाला है कुछ। यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखो 9.8 से तो सारे ही कम है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कम है, बाकी सब बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा आंसर एक्चुअली यहाँ पर ये हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो अलाउड है तो कर लो, नहीं तो आंसर आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। आगे चलते हैं। इन अ रॉकेट अ सेकेंड पेंडुलम इज माउंटेड, ठीक है, एक रॉकेट में हमने पेंडुलम लटका दिया। कहाँ है हमारा रॉकेट, ये है हमारा रॉकेट। क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जरूरत नहीं थी, इसमें हमने यहाँ पर इस पेंडुलम लटका हुआ है। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज व्हेन द रॉकेट, अच्छा पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का 2 बाय अंडर रूट एल बाय जी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी ऑसिलेट करेगा। अगर हम रस्सी लंबी कर देते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, उसको इधर से इधर जाने में टाइम लगेगा, फिर इधर आने में टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है।
अब रॉकेट में जब रॉकेट इस तरीके से ऊपर जाता है तो इसके लिए जी इफेक्टिव की वैल्यू सूडो फोर्स के कारण बढ़ जाती है। ये हमारे पास हो जाता है जी प्लस ए, हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए है तो हमारे टाइम पीरियड के साथ क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस, हमें टाइम पीरियड कम करना है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर बड़ा करना है, यानी कि एक्सेलरेशन अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो हमारा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो मूव्स अप विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारा आंसर एक्चुअली डी होने वाला है यहाँ पर। बाकी सारे आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, वो नहीं काम कर रहे। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन से उतने ज़्यादा सवाल आ नहीं रहे क्या, आए तो हैं अच्छे खासे 60 सवाल पिछले 33 सालों में, यानी कि लगभग 2 सवाल हर साल आ रहे हैं, सॉल्व करते रहना है। ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें देखना है। मोस्टली तो पोटेंशियल एनर्जी के ही सवाल पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बहुत ही कम सवाल आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाती है माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आर था। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक कैपिटल मास m यहाँ पे फिक्स है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो डिफाइन किया है कैलकुलेशंस आसान बनाए रखने के लिए। उसके बाद जैसे ही बॉडी पास आती है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, कमी होती जाती है ना। ये v क्या होता है, हमारा पोटेंशियल है। यदि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल मास m से, तो हमारा पोटेंशियल आ जाता है, वो हो जाता है माइनस जी एम बाई आर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास करते थे, यहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट मास कर देते थे, तो उसकी वैल्यू आती है माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, जो बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फॉर्मूला वही हो जाता है अगर अर्थ की सर्फेस वाली वैल्यूज यहाँ पे हम डाल दें तो देखते हैं अब इसमें किस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए हैं। द वर्क डन टू रेज अ मास स्मॉल m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। तो देखो, अगर हमसे कोई पूछता कि अर्थ की सरफेस पे हमने h हाइट ऊपर उठा दिया है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन कितना हो जाता है, सीधे सीधे mgh हम कर देते हैं, और यहाँ पे हम mgh की वैल्यू r है तो हमारा आंसर आता है mgr, और वो आंसर हमारा गलत हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि उसमें हम अज्यूम कर लेते थे कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये तब कांस्टेंट होती है जब हम अर्थ की सरफेस के आसपास होते हैं। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी अर्थ की सरफेस ये रही, ये था r, और यहाँ से हमने r तक उसे उठा दिया है। इस केस में g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बदलता जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, एक्चुअली 1/4 हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हमें यूज़ करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने जो वर्क डन हो जाता है वो जाता है u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, फाइनल यहाँ पर 2r, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। क्या ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शंस में सब में स्मॉल जी की वैल्यू हमें दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाता है हमारा हाफ इंटू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वाली जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं हाफ एम जी आर, दिस इज इक्वल टू जी। ऑप्शन कौन सा हमारा, हाफ एम जी आर, ये हमारा सी आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जैक्ट काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, इस बार सॉल्व करो और पता करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। चलो मैं ही कर देता हूँ। बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। पिछली बार सिर्फ r हाइट तक ले गए थे, इस बार ट्वाइस r तक कर दिया था। इनिशियली था हमारे पास r, इस बार हमारे पास फाइनल पोजीशन हो गई है 3r। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 2r है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, पॉज करके सॉल्व करो, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एरिया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 3r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाता है जी एम एम बाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, और अंदर बच जाता है 1 माइनस 1/3, यानी कि ये कितना हो जाता है 2/3। 2/3
जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम आर, मैंने ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा स्मॉल जी हो जाता है और यहाँ से आंसर हो जाता है टी बाई टू एम जी आर। टी बाई टू क्यों हो गया, ये 2/3 होगा, 2/3, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगर हम एम जी एच कर देते सीधे सीधे, एम जी एच अगर हम लगा देते सीधे सीधे, तो हमारा आंसर क्या जाता है यहाँ से एम इंटू जी इंटू 2R, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ये वाला, जो कि गलत हो जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन और देखना चाहते हो, ऐसे सवाल बहुत आए। Assuming the radius of Earth as r, the change in gravitational potential energy of a body of mass m when it is taken from Earth's surface to height 3r, अरे यार इस बार 3r पे ले गए, तो इस बार देखो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगी वैल्यू, एम जी आर इंटू 1-1/4। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, पिछले दो सेम सोल्यूशन है, आप करके देख लो ये कैसे आया, तो ये आ जाता है 3/4 एम जी आर, हमारा ऑप्शन आ जाता है बी। आगे चलते हैं। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, ऐसा तो हम मान के ही चलते हैं, the change in potential energy final minus initial, ये भी हमें पता था, of an object of mass m when taken to a height h from the surface of earth of radius r is given by, हमारे पास यहाँ पर r हमारी अर्थ का रेडियस है, यहाँ से हमने इसको h हाइट किसी ऑब्जेक्ट को उठा दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पॉज करो वीडियो सॉल्व करो। ठीक है, डेल्टा u इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल हो जाती है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, है ना, फाइनल डिस्टेंस ये है आर प्लस एच, माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय सिर्फ इनिशियली ये डिस्टेंस, तो इसमें आप एलसीएम लोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी एम एम को आप बाहर निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हाँ एलसीएम लोगे, हमारे पास आता है जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा ऑप्शन है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, खाली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आगे चलते हैं। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर इतनी एंड इतनी रेस्पेक्टिवली, टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस। ये बहुत ही गलत सा सवाल है, ठीक है, गलत क्यों है देखो मैं बताता हूँ कैसे। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है इतनी और जी की वैल्यू भी दे रखी है इतनी। देखो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले होते हैं, है ना, अर्थ है हमारे पास, हम यहाँ से किसी भी हाइट पे किसी भी डिस्टेंस पे हम जी की वैल्यू भी बता सकते हैं आर के हिसाब से, तो हमें अगर सिर्फ ये वाली वैल्यू दी होती तो भी हम ये डिस्टेंस बता सकते थे। अगर मेरे को पोटेंशियल का फॉर्मूला, मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता है, तो सिर्फ मुझे ये वैल्यू दी होती तो भी मैं हाइट या आर निकाल सकता था, लेकिन इनने दोनों वैल्यूज दे दी, तो अब उसको यूज़ करना पड़ेगा, हमें दोनों को यूज़ करना है ना। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही गलत है। अगर मैं सिर्फ ये वाला यूज़ करता हूँ तो आंसर कुछ और आता है, सिर्फ ये वाला यूज़ करता हूँ तो आंसर कुछ आता है, अगर इन दोनों का यूज़ करता हूँ तो आंसर कुछ और आता है, तो क्वेश्चन गलत है ये। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर। जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस नहीं आता है इसमें, होता है सिर्फ जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें अब दोनों का यूज़ कैसे करना है, हमें बताना है डिस्टेंस आर, ठीक है, तो इन दोनों को मैं मान लो डिवाइड कर दूँ, अगर मैं कर दूँ v डिवाइडेड बाय जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है जी एम डिवाइडेड बाई आर अपॉन जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है, सारी चीज़ें कट जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है आर। कौन सा डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस आर पता चल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी 5.4 इंटू 10⁻⁷, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ पर 6 हो जा रही है ना, इज इक्वल टू आर। ये कितना होता है 5.4 डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू हो जाती है 54, ये आ जाता है
0.9 यानी कि 9 इंटू 10⁶ यानी कि 9000 किलोमीटर। अब ये 9000 किलोमीटर है, 9000 km, और हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास जो हाइट h हो जाएगी, h इज इक्वल टू 9000 माइनस आर ई, विच इज इक्वल टू 9000 माइनस 6400, 9000 माइनस 6400, और हमारा आंसर कितना आता है 2600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आया। अब आप वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करके देखना। हमारे पास मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे डालो, जी की वैल्यू यहाँ पे डालो, वी की वैल्यू यहाँ पे डालो, और उससे अगर आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो हमारे पास ये वाले रेडियस की कुछ वैल्यू आती है, उसमें से आप ये वाला रेडियस माइनस करोगे तो हमें जो हाइट का आंसर आता है, उस केस में हमारा आंसर आता है 1000 किलोमीटर, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस जी के हिसाब से सॉल्व करना चाहोगे क्वेश्चन, तो जी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 6, कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम डाल देंगे कितना 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ पे आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से जो एच की वैल्यू आती है वो आ जाती है 1600 किलोमीटर। वो ऑप्शन में भी डाल रखा है इन्होंने, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए। जबरदस्ती है क्या यहाँ पे? गलत, पहले तो आप डेटा दे दो और फिर ज़बरदस्ती हम दोनों को यूज़ करें। इनको चाहिए था कि हम इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसको मैं अच्छा सवाल नहीं बोलूँगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन तो इनको देने भी नहीं चाहिए, या तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अगला सवाल देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E of Earth with distance r from center of the Earth is correctly represented by। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। तो हमारा आंसर या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। तो अब इनमें से किसे हमें लेना चाहिए? देखो यहाँ पे लीनियर वेरिएशन होता है अर्थ की सरफेस के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, उसके बाहर हमारा 1/r² टाइप का वेरिएशन होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, खाली साइन का अंतर है। तो देखो अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस इसको पॉजिटिव x एक्सिस मानूँ तो फोर्स हमारे पास इस तरफ लगता है, और फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल मास वही हमारा फील्ड होता है, तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, हमारा आंसर हो जाता है ए। साइन के कारण हमारा ये आंसर होता है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। An infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, फिर 16 मीटर होगा, 32 मीटर होगा from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be। अच्छा, किसी भी मास के कारण हमारा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं लिखूँ, फॉर्मूला हो जाता है -gm डिवाइडेड बाय r। अब हमारी सिचुएशन कैसी है? पहले सिचुएशन बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन था, एक 1 पे रखा होगा मास, फिर 2 पे रखा है, हमारे पास कितना रखा है 2 kg, है ना, यहाँ पे भी 2 kg रखा है, फिर 4 पे रखा है 2 kg, फिर 8 पे रखा है 1 2 3, इतना आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 kg। इस तरीके से बहुत सारे मास रखे, सभी के कारण पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर पोटेंशियल ऐड होता जाएगा। तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, v उसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले वाले मास के कारण हमारे पास कितना हो जाएगा -g इंटू मास की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस है 1 मीटर। फिर दूसरे वाले के कारण कितना हो जाएगा -gm/r, यहाँ पर -g इंटू मास की वैल्यू फिर से है 2, इस बार रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई है 2। फिर तीसरे के कारण हो जाएगा -g इंटू मास की वैल्यू 2, रेडियस की वैल्यू इस बार हो गई है 4, फिर जाएगा -g इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज जाएगी। यहाँ पर आप कॉमन ले लो -g इंटू 2 को, तो वैल्यू क्या बचती है अंदर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 सॉरी 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ये इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज, और इसका हमें आंसर पता है, इसका आंसर हो जाता है, इसकी वैल्यू 2 होता है। ये जो टोटल हमें हाफ 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 आप ऐड करते आते हो, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 हो जाता है। आप देख लेना, जीपी का फॉर्मूला यह है -g इंटू 2 इंटू 2 यानी कि -4g हमारा आंसर आ जाएगा।
सी हमारा आंसर है। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। Which of the following plots represent the variation of gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r? अभी हमने क्या देखा था? हमने अर्थ की सरफेस पे देखा था अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। स्फेरिकल शेल में कुछ अलग होता है। स्फेरिकल शेल कैसे एक्ट करता है? स्फेरिकल शेल इस तरीके से एक्ट करता है, अगर आप इस शेल के बाहर हो तो ऐसे एक्ट करेगा कि एक पॉइंट मास है जो पूरा का पूरा मास यहाँ कंसेंट्रेटेड है। और आप जैसे ही शेल के अंदर आ जाते हो तो अंदर शेल के फोर्स जीरो होता है। यह हमें न्यूटन ने बताया था और हम कैलकुलस से प्रूव भी कर सकते हैं। न्यूटन ने भी कैलकुलस से प्रूव किया होगा। तो अंदर फोर्स जीरो है तो फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय मास हमारा फील्ड होता है। फोर्स की वैल्यू जीरो है तो फील्ड भी जीरो होगा। तो स्फीयर के अंदर तो फील्ड जीरो, और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सीधे सीधे भी आ जाता है। लेकिन आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इसके बाहर जाता हूँ तो 1/r² का वेरिएशन यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि पॉइंट मास यहाँ पर होगा, तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा आंसर भी हो जाता है। काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ है ये। अगर हमारा सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता? तो हमारा आंसर ये हो जाता। ये भी नहीं होना चाहिए, हमें एक्चुअली उल्टा होना चाहिए ना, साइन कन्वेंशन की बात करें। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है क्या? विच वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्चुअली सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, नहीं तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके से ग्राफ आता। कोई बात नहीं, गलत। A particle of mass m is situated at the center of spherical shell of mass m and radius a. तो हमारे पास ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार मार्क करो, इसको ज़रूर सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके। हमारे पास इस तरीके से एक स्फेरिकल शेल है, यानी कि एक हॉलो स्फीयर है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। इस हॉलो स्फीयर का मास नहीं पता अभी तक हमारा पार्टिकल ऑफ मास m यहाँ रखा है, और एक स्फेरिकल शेल है, उसका भी मास m है, इसका रेडियस है a। The magnitude of gravitational potential at the point situated at a/2। तो मान लो यहाँ पर हमें पोटेंशियल पता करना है इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल दो चीज़ों के कारण होगा, एक इस स्फेरिकल शेल के कारण, एक इस पॉइंट मास के कारण। पॉइंट मास के कारण इनफाइनाइट से अगर मैं यहाँ किसी पार्टिकल को लाता हूँ तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसको उसी के मास से डिवाइड करता है तो पोटेंशियल आ जाता है। तो इसके कारण हमारा जो पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ड्यू टू पॉइंट प्लस शेल। पॉइंट के कारण हो जाता है -gm डिवाइडेड बाई r। r क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है a/2, यहाँ आ जाएगा a/2 प्लस शेल के कारण कितना वर्क होगा? तो शेल के लिए भी सेम चीज़ होती है, वो पॉइंट मास की तरह काम करता है। जब तक यहाँ तक ला रहे हैं तब तक तो ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, फिर जैसे ही हम अंदर आ जाते हैं शेल के तो कोई फोर्स नहीं लगता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो इस पूरे में शेल के कारण पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज उतना ही हो जाएगा जितना इसकी सरफेस तक लाने में हुआ था। सरफेस तक लाने में कितना चेंज हुआ था? वो डिस्टेंस है ए, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -gm डिवाइडेड बाई ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -3gm डिवाइडेड बाई ए। अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी आ जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था और ऐसे ही सवाल रिपीट हुआ है, तो इसका मैं सोल्यूशन नहीं निकालूंगा। पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इस बार साइन के साथ है, तो हमारा आंसर इस बार ए हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसा एग्जैक्टली सेम। पॉज करके वीडियो सॉल्व करके देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग मास m एंड रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ 6.4 × 10⁶, ये कितना है? 6400 किलोमीटर। हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है ना, 2 टाइम्स आर ई हो गया ये। तो इट इज़ ऐसा सीन है कि हमारे पास ये अर्थ का रेडियस था आर ई, और जो सैटेलाइट है उसकी हाइट भी आर ई के ही बराबर है। तो हमें क्या बताना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? U इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स आर ई। अब क्या हमें ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑप्शन में सब जगह स्मॉल जी दिख रहा है। इसको मैं आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा हमारा, और ये जो वैल्यू है ये हो जाती है हमारी स्मॉल जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -12 gm/e। तो ये आंसर कौन सा? हमारा सी ऑप्शन है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल था, उसको कुछ हमने वेलोसिटी दी, बेसिकली हमने उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी।
तो हमारे उसकी कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस उसको हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, उससे मिल करके उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पर। हाइट क्या है, दिस इज आर, ये वाली डिस्टेंस भी था ये आर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर ई, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई, अब की बार सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो है आर प्लस आर, यानी कि 2r, यहाँ पे कर देंगे 2 टाइम्स स्मॉल एम से स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया है ना, ये है माइनस जी एम बाई आर ई, ये है माइनस जी एम बाई 2r ई, इसको उधर ले जाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाता है हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई 2r ई। यहाँ पर फिर से देखो 2 से 2 कट जाता है, हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर ई। हमारा कौन सा है, ए हमारा आंसर आता है, आर ई यानी अर्थ का रेडियस। और इसी के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन से बहुत सारे सवाल नीट में पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान है प्लानिटरी मोशन। इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाती है, माइनस जी एम बाई आर, क्योंकि ऑर्बिट में वो चक्कर लगाया ना रहे, आर डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा ये रहता है माइनस जी एम एम बाई आर। टोटल एनर्जी हालांकि इसकी हाफ होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कुछ काइनेटिक एनर्जी हम ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी मिलती है, उसकी वैल्यू हो जाती है इसकी एग्जैक्टली हाफ, माइनस हाफ जी एम एम बाई आर। ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है हमारी जी एम एम बाई आर, और इसी में अगर जी एम एम बाई आर इसको मैं आर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये वाली चीज़ बन जाती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो ये फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट जी आर ई, याद कर लेना फॉर्मूला ये। एस की वेलोसिटी हो जाती है इसी का रूट 2 टाइम्स, है ना, तो ये हमारे पास सेम फॉर्मूला आ जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस की वेलोसिटी बन जाती है बस। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि नीट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझना। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। देखो बहुत आसान है, हमारे पास टोटल एनर्जी डायरेक्टली हो जाती है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये, तो हमारे पास जब भी कोई यहाँ पे मान लो कैपिटल मास m था और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है स्मॉल मास m का, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, यहाँ पर u इज इक्वल टू 0, ऐसा हम डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी पे। यहाँ पर इसका जो u हो जाता है, u की वैल्यू हो जाती है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इसकी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, k की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ, v ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट जी एम बाय आर। कहाँ से आए जी एम बाई आर, यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू लिखो, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाता है वो एग्जैक्टली ये वाला आ जाता है। ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रखो, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर ये वाली आ जाती है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, टोटल एनर्जीज नेगेटिव ऑफ जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उतना, या फिर इसी को आप इक्वेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस हाफ जी एम एम बाय आर। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी भी हाफ होती है, काइनेटिक एनर्जी की भी हाफ होती है। इस तरीके से हमारी टोटल एनर्जी होती है एक ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट की, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। इसका डायग्राम बना लो, नहीं तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऑर्बिट है, ये हमारा सैटेलाइट था S1, ये हमारा सैटेलाइट था S2, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो टकरा जाएंगे, सेम ऑर्बिट है। द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम मास ऑफ S2। ठीक है, S1 का मास 4 टाइम्स है तो इसको 4m लिख देते हैं, इसको m लिख देते हैं। ऑल राइट, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अगर ये सेम रेडियस पर है और मास से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास इनकी स्पीड सेम आ जाने वाली है ना, स्पीड सेम आएगी तो इनका टाइम पीरियड भी सेम आएगा क्योंकि रेडियस सेम है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स इन द टू केसेस आर इक्वल। नो, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस हाफ जी एम एम बाई आर।
अब यहाँ पर स्मॉल m पे फर्क पड़ रहा है, जो भी इनका मास है उस पर डिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये नहीं होगा। S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड, यस हमें पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो v और t दोनों सेम होने ही है। तो काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू सैटेलाइट्स आर इक्वल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब v दोनों के लिए सेम है लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाएंगी। द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम दैट, टाइम पीरियड भी सेम होता है हमें पता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर है सिर्फ बी। अगला सवाल देखते हैं। A ball is dropped from a satellite revolving around the earth at a height of 120 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक बॉल को सैटेलाइट से छोड़ दिया, तो हमारी ये अर्थ का सेंटर था मान लो, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस आप देखोगे ये बहुत ही कम है रेडियस ऑफ अर्थ। तो मान लो अर्थ इतनी बड़ी थी तो सैटेलाइट यहीं पे चक्कर काट रहा था अर्थ की ऑलमोस्ट सरफेस पे, लेकिन अब मैं अर्थ को बना नहीं रहा हूँ अभी। यहाँ पर हमारे पास एक सैटेलाइट था इस तरीके से, ये सैटेलाइट है, उसमें से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, लेकिन जब बॉल को ऐसे छोड़ दिया तो इसकी सैटेलाइट की जो स्पीड थी वही स्पीड बॉल की होगी, और दोनों की अगर सेम स्पीड है जो कि ऑर्बिटल स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड में थे तो दोनों ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, है ना, दोनों को चक्कर लगाते रहना, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस भी नहीं जाएगा। ऐसे सैटेलाइट से हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वो वहीं घूमती रहती है रिलेटिवली, मतलब दोनों एक साथ चक्कर लगा रहे थे। तो द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सैटेलाइट एट दैट टाइम। तो इसमें बोला है कि ऐसे चली जाएगी क्या बॉल, नहीं ये तो नहीं होगा, बॉल हमारी ऐसे ही चक्कर लगाने वाली है सैटेलाइट के साथ। कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, यस तो हमें पता है यही होने वाला है, चक्कर लगाएगी ऐसे। फॉल डाउन टू अर्थ ग्रेजुअली, तो ये धीरे धीरे क्यों नीचे अर्थ में गिर जाएगी, हमारा सैटेलाइट नहीं गिरा तो बॉल क्यों गिरेगी, दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। गो फार अवे इन स्पेस, तो दूर भी क्यों जाएगी, वो भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इनमें से, आंसर हमारा बी है। अगला सवाल देखते हैं। For a satellite moving in an orbit around the Earth, the ratio of kinetic energy to potential energy is, इसको सॉल्व करके देखना, कर लो वीडियो पॉज करके। वैसे हमें इसका आंसर पता है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर आप फॉर्मूला रख दोगे, वी ऑर्बिटल की वैल्यू होती है अंडर रूट जी एम बाई आर, इसको यहाँ पे रख दो तो ये कितना हो जाता है हाफ जी एम बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है माइनस जी एम बाई आर होती है, तो मैग्नीट्यूड में देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, तो हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो के बाई यू। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हाफ आ जाता है, हमारा आंसर है ए। इसको हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो। नेक्स्ट सवाल, The escape velocity of a sphere of mass m given by, यहाँ पे तो हमें escape velocity का फॉर्मूला निकालना है, बहुत ही सिंपल है ये करना। वैसे तो मेरे को इसका डायरेक्टली आंसर पता है, इसका आंसर बी होने वाला है, अगर आपको फॉर्मूले याद है escape velocity के तो ये हो जाता है। कैसे निकलती है escape velocity, देखो हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है, यहाँ पर कोई और पार्टिकल है, मान लो उसका स्मॉल मास m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, u इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें हम कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इतनी ऐड की जाएगी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो उस केस में हम लिख देते हैं यू प्लस के इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास जी एम बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इस तरीके से कट जाता है, और वी स्क्वायर सॉरी वी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से सीधे सीधे, वी इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाई आर अंडर रूट, बी हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते वैसे आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन करने का। द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, A platform is arranged at height r from the surface of the earth। तो पहले हमारी एक r रेडियस की अर्थ है और वहाँ से और r डिस्टेंस पे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ पे किस तरीके से बनाया मुझे नहीं पता। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटीज की बात हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ वी, वेयर वी इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ।
तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ एफ पता करना है। वेलोसिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम द अर्थ। अब हमें बताना है इस एफ की वैल्यू कितनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पॉज तो किया नहीं होगा आपने, मैं ही कर देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो हो जाती है अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है यहाँ पर r। इस प्लेटफॉर्म से एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन r की जगह अब हमें 2r यूज करना है क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से है 2r। इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज ये कट जाएंगी, r से r कट जाएगा और यहाँ पर सीधे f की वैल्यू आ जाती है 1/√2। आंसर है हमारा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट ए हाइट 6e। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना रिपीट भी हुए हैं बहुत, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास अर्थ का रेडियस है r और उससे 6r की दूरी पर, ये वाली दूरी है 6r। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 6 + 1 यानी 7r। 7r पे हमारा टाइम पीरियड था कितना, 24 आवर्स। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 re। अब की बार यहां से 2.5 re हमें जाना है, इस तरफ आ जाओ आप, 2.5 re। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2.5 + 1 3.5 re। तो 3.5 r पर टाइम पीरियड कितना होगा हमें वो पता करना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, दिमाग बस इतना ही लगाना था। ये 6r की जगह हमें 6 + r यानी 7r यूज करना था। यहाँ पे 2.5 की जगह 2.5 + r 3.5। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि रेडियस हमने डबल का हाफ कर दिया, सॉरी 7 से 3.5 कर दिया, तो टाइम पीरियड भी कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो हमें पता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू r³ 3/2। तो हम लिख देंगे t एट 3.5 डिवाइडेड बाई t एट 7 इज इक्वल टू r एट 3.5, उसकी वैल्यू तो है ही 3.5 टाइम्स r डिवाइडेड बाई 7r इसकी पावर 3/2। r से r कट गया, ये वैल्यू आ जाती है 1/2 की पावर 3/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2√2। यहाँ से आ जाएगा t इंटू 3.5, मतलब 3.5 r वाले का टाइम पीरियड जो है इज इक्वल टू t 7 वाले का इंटू √2/4 इसे कर दूंगा। अच्छा, ये 7 वाले का टाइम पीरियड है 24 आवर, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 24/4√2 यानी कि 6√2 आवर। आंसर आ जाता है हमारा बी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसमें भी ऐसे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, देखो, और इस बार हमारे 5r हाइट थी और बाद में 2r हाइट पे हम जाते हैं। तो यानी मान लो ये हमारी अर्थ थी, ये हमारा रेडियस था, पहले थे हम 5r हाइट पे, है ना। ये वाला डिस्टेंस 5r है, तो टोटल कितना हो गया 6r। 6r से हमने कितना कर दिया, अब की बार हाइट कर दिया हमने सिर्फ 2r, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाता है 3r। अगेन हमने रेडियस को हाफ कर दिया, जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको हाफ कर दिया, तो टाइम पीरियड हमारा फिर से वैसे ही पिछली बार की तरह कम हो जाएगा। इस बार हमारा आंसर आ जाता है सी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पिछला वाला सोल्यूशन एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट ए प्लैनेट, जिसको वीपी बोला गया है, whose radius and mean density are twice as that of earth is। तो यहाँ पर हमें देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r। अब यहाँ पे मास का हमें पता नहीं, हमें डेंसिटी की टर्म में बात करिए, तो मास को आप डेंसिटी की टर्म में लिखो और इसको सॉल्व करके रेशियो निकालने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √g की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी 2g। मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को आप लिख दोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाती है 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई r, नीचे थाइस है,
तो यहाँ पर एक ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये 2 बचेगा, है ना। और हमारे पास वेलोसिटी एस्केप का ये सब वैल्यूज कुछ कांस्टेंट है। हम वेलोसिटी एस्केप इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स डेंसिटी इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ये सारी चीज़ों को मैंने इनको एक कांस्टेंट के मान लिया कुछ। अब हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू दैट ऑफ प्लैनेट। तो वी बाय वी पी पूछा है। इसकी वैल्यू आ जाती है, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी के इंटू डेंसिटी इंटू आर ई का स्क्वायर। और उस प्लैनेट पे क्या है हमारे पास, प्लैनेट पे सारी चीज़ें डबल कर दिया, डेंसिटी भी और रेडियस भी। तो के तो ऐसे कैसे रहेगा, डेंसिटी उसकी है 2 टाइम्स डेंसिटी, रेडियस है उसका 2 टाइम्स आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, ये देखो आप। और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 8, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2√2। आंसर हो जाएगा हमारा बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल तो आई सही, इंटरेस्टिंग है ना। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इस तरीके के सवाल आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत बार सवाल रिपीट होते हैं। A satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of Earth. तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ थी, सॉरी सैटेलाइट नहीं, ऑर्बिट है, ये हमारा सैटेलाइट है। इस तरीके से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। हमें बताना है कुछ ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। तो इसकी जब ये पास में होता है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी इसकी एक्चुअली कंजर्व रहती है। तो इसकी टोटल एनर्जी बदलती नहीं है। प्लैनेटरी मोशन की यही खासियत है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो लीनियर मोमेंटम देखो वेलोसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। तो उसका डायरेक्शन तो पक्के से बदल रहा है। क्या उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ दूर रहता है तो वेलोसिटी कम होती है, पास होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इस पे देखो, हमेशा फोर्स तो अर्थ ही लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ ही है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पर अगर हमारा फोर्स वेक्टर हमेशा अर्थ की तरफ है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी हमेशा अर्थ की तरफ होगा, भले ही वेलोसिटी उसकी कुछ भी हो। तो ये एक्चुअली हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसे है ना, एंगुलर मोमेंटम होगा। और बोल रहे हैं कि उसका डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। नहीं, हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पूरा का पूरा कंजर्व रहता है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंजर्व रहता है। प्लैनेटरी मोशन या किसी भी सेंट्रल फोर्स, जहाँ पे सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता है ना हमेशा, उसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर है सिर्फ सी। अगला सवाल देखते हैं। A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10⁶ मीटर, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो, 250 किलोमीटर बोल सकता हूँ मैं इसको। अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है वो। इफ अर्थ रेडियस इज, अच्छा अर्थ का रेडियस दे रखा है तो मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा अपने मन से, लगभग उतना ही है। अर्थ का रेडियस इज इतना है, जी की वैल्यू इतना, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज, देखो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है अंडर रूट ऑफ GM अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। हमारे केस में उस ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, जी की वैल्यू भी यूज करनी है, सारी की सारी वैल्यूज यूज करनी है। तो इसको मैं देखो फिर से रीअरेंज करके लिखता हूँ, GM डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस RH। ठीक है, इसी को और सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। देखो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होती है हमारी G, यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये है 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है?
रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है यहाँ पे हमें दी हुई है, इसको मैं लिख दूंगा 6.38 इंटू 6.38 इंटू 10⁻⁶ 12 हो जाएगा। यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अच्छा वो तो हमारा यूज हो चुका है जी में। नीचे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी RE प्लस RH, उसकी वैल्यू हो जाती है 6.38 प्लस 0.25 यानी 6.63 इंटू 10⁻⁶। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, और इसका जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे में तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे, वी ऑर्बिटल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन देता है, किसने पूछा है ये सवाल, क्यों पूछा है ये? बहुत ही गलत क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. Okay, black hole ऐसा अच्छी चीज है। To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm डिवाइडेड बाई जो भी रेडियस है अर्थ का। अब अर्थ को हम कंप्रेस करके छोटा कर दे रहे हैं, है ना? कंप्रेस करें, मास चेंज नहीं कर रहे, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज करनी। इस आर को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वेलोसिटी एस्के वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा। वेलोसिटी एस्केप है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू √2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू होती है 20/3 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का मास कितना दिया है हमें? 5.98 इंटू, इसको देखो मैं आराम से ले सकता हूँ 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाई आर हमें पता करना है। अब यहाँ पर ये अंडर रूट को हम हटा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर दूसरी तरफ हम कर देते हैं इसको स्क्वायर, तो ये आ जाता है 9 इंटू 10⁻88 हो जाएगा 16। अच्छा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। हमारे आर की वैल्यू आ जाती है 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻24 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10⁻88 16, है ना? यहाँ पर ये कट जाता है हमारा, ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई ये 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 80 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, इट इज़ 80 डिवाइडेड बाई 9 है ना, इसको आप 80 डिवाइडेड बाई 80 समझ लो, तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 10⁻²। लगभग इतना आ रहा है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो जाना चाहिए। ऑप्शंस में देखो, हमारा ऑप्शन है सी। तो हमारी जो इतनी बड़ी सी अर्थ है उसको 10⁻² कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हमें कर देना उसको, और 1 सेंटीमीटर से छोटा इतना सा उसका रेडियस है, तो इतना बड़ा डायमीटर हो जाएगा। अगर हम हमारी इतनी बड़ी जो अर्थ है उसको इतना सा बना दें कंप्रेस करके, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है? बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी, डेंसिटी सेम है। इफ वीपी एंड वी आर एस्के वेलोसिटीज ऑफ प्लैनेट एंड अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके इसको, मतलब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ में डेंसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला निकालना है। कैसे? एस्के वेलोसिटी होती है √2gm डिवाइडेड बाय हमारा रेडियस। अब यहाँ पर मास को मैं रिप्लेस कर दूंगा डेंसिटी और रेडियस की टर्म में, तो 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई आर था। मास की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला यह था सम कांस्टेंट k इंटू r² इंटू डेंसिटी भी सेम दे रखी है क्या? बोथ हैव सेम डेंसिटी, तो डेंसिटी को भी मैंने कांस्टेंट में कंसिडर कर लिया। तो सम k इंटू r² है ना, वो रूट के बाहर आ जाएगा। एस्के वेलोसिटी डायरेक्टली r के प्रोपोर्शनल है। वीपी एंड वी आर एस्के वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट। तो हमें वीपी और वी में वो बताना है कि क्या रिलेशन है। देखो, रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो अगर प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का डबल है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी डायरेक्टली डबल हो जाएगी। तो हमारे पास वीपी इज इक्वल टू 2ve आंसर आ जाएगा।
ये इस तरीके से। बहुत ही अच्छा सवाल था। जरूर आपको ये आना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। A particle of mass m is thrown upwards from the surface of the earth with a velocity of u। ठीक है, उसको नीचे से फेंक दिया u के। The mass and the radius of earth are respectively m r g, हमारी वैल्यू दे रखी है। Small g is gravitation acceleration due to gravity। The minimum value of u so that the particle does not return back to earth। तो बेसिकली हमसे escape velocity पूछी है। escape velocity का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला ए हमें याद है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू प्लस हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल करके उसको लेके जाएगी इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल है माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0। यहाँ देखो m से m कट गया और हमारे पास सीधे सीधे आंसर आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाई r, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाय r। बहुत ही सिंपल था, इसके वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला है ये। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is kept at rest at a height 3r from the surface of earth। ठीक है, where r is radius of earth and m is mass of earth, ये भी ठीक है। The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back। अरे अगेन फिर से सेम क्वेश्चन है। अब की बार क्या है, हमारे पास रेडियस r की बजाय वो यहाँ से कहीं प्लेटफॉर्म पे था, ये वाला डिस्टेंस था हमारा 3r। ठीक है, हाइट थी उसकी 3r, तो हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है 3r प्लस r। तो इस बार हमारी v एस्केप की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम r की जगह रख देंगे वैल्यू 4r, है ना, r की जगह 4r, क्योंकि यहाँ से एस्केप करा रहे हैं हम उसे। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है अंडर रूट ऑफ अच्छा gm डिवाइडेड बाय 2r, तो हमारा आंसर हो जाता है b। बहुत ही सिंपल था। अगला सवाल देखें। If ve is escape velocity and v naught is orbital velocity, हमको इन दोनों के बीच का रेशियो पता है, वैसे √2 का अंतर होता है, of a satellite for orbit close to earth surface, then these are related by। पॉज करो, सॉल्व कर लो यार। तो ये करो, देखो v escape क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय v ऑर्बिटल कितनी होती है, उससे कम ही होती होगी, नहीं तो ऑर्बिट में क्यों रहेगा, वो एस्केप नहीं कर जाएगा, उसकी वैल्यू है gm बाय r। यहाँ पर इन दोनों का मैं क्लियरली देख सकता हूँ मैं, वी ई इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी ओ। कौन सा है हमारा ऑप्शन, डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1 एंड फारदेस्ट अवे एट ए डिस्टेंस r2। If v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then the ratio v1 by v2 is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखो हमारे पास प्लैनेट है कुछ, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर v1 v2 है। देखो इनको ध्यान से बना देना है, क्लोजेस्ट एट r1, फारदेस्ट एट r2। यहाँ पर है वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। और ये m1 m2 क्या कर दिया, मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वो m रहेगा और दूसरी तरफ भी m ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा m से m कट जाता है, यहाँ से हमें क्या रेशियो पूछा है, v1 बाई v2 इज इक्वल टू r2 बाय r1। आंसर है हमारा b। अगला सवाल देखते हैं। The radii of circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4r and r। बहुत ही अच्छा। हमारे पास कुछ दो सर्कुलर ऑर्बिट, दो सैटेलाइट है, एक A है एक B है। A का है 4r, दिस इज 4r, और यहाँ पर कहीं पे B है जिसका है रेडियस r रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A is 3v, then the speed of satellite B will be। तो देखो vb की वैल्यू कितनी है, vb हो जाती है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी gm डिवाइडेड बाय r।
वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय 4r। 4r इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा हाफ इंटू जी एम बाई आर रह जाएगा अंदर, विच इज इक्वल टू वी बी। बहुत ही सिंपल, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3b, अच्छा इसकी वैल्यू है 3v, इसकी वैल्यू भी है 3v, यहाँ से vb की वैल्यू आ जाती है, हमें पता चल जाता है 6v। आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ, द एस्केप वेलोसिटी, देखो ये सवाल ध्यान से इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए नहीं। प्लीज स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। What would be the escape velocity on the surface of another planet of the same mass but 1/4 of its radius? उसका रेडियस हमने हाफ 1/4 कर दिया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट वीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2g, उसका मास अर्थ के मास के बराबर है तो m लिख दो, डिवाइडेड बाई उसका रेडियस, अर्थ के रेडियस का 1/4 है तो उसको मैं लिख दूंगा r बाय 4। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा और यह जाए 2gm डिवाइडेड बाई r, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ से आप वैल्यू डाल दोगे तो 2 टाइम्स वी, तो वीपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी, यानी कि वी से 2 से मल्टीप्लाई करो 22.4 आ जाएगा हमारा आंसर, 22.4 km पर सेकेंड। एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली तो सेम हो जाएगा, तो सेम तो नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस और भी पूछे गए। देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना है, तो हमें पता है इफ द अर्थ्स मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट मास वैल्यू एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, द एस्केप वेलोसिटी वुड बिकम। पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, वेलोसिटी ऑफ एस्केप क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाय r। वेलोसिटी ऑफ एस्केप जब हमने कुछ चेंजेस कर दिए तब क्या हो जाएगा, हमारे पास 2g, मास के साथ क्या किया है, इफ द अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस तो ये 2m हो जाएगा, रेडियस के साथ क्या हुआ, रेडियस बन जाए हाफ, r बाई 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आप देखोगे 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r हो जाता है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एस्केप, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 11.2 विच इज इक्वल टू 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। बी हमारा आंसर हो जाता है। और ऐसे ही एग्जैक्टली मतलब फिर सेम कॉन्सेप्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट whose mass and radius are 3 times those of Earth। वेलोसिटी ऑफ एस्केप क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r। वेलोसिटी ऑफ एस्केप उस नए वाले प्लैनेट पे, उसको डैश लगा दिया मैंने, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2g, मास की वैल्यू कितना है 3 गुना कर दिया ना, मास एंड रेडियस आर थ्राइस, तो 3m डिवाइडेड बाई 3r, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू फिर से ve के बराबर हो जाएगी, तो इस बार हमारा आंसर आ जाएगा a। इस बार इसके वेलोसिटी सेम ही आ रही है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो रिपीट भी हुआ है बाद में। द एस्केप वेलोसिटी काफी इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ए बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल, देन द एस्केप वेलोसिटी इज, देखो इसमें लोगों को दिक्कत क्या होती है, हमारे पास मान लो ये अर्थ है इस तरीके से, और जब हम बोलते हैं कि इसकी एस्केप वेलोसिटी है 11.2, तो हम क्या सोचते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे फेंकूँ ऊपर की तरफ तो एस्केप कर जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अब की बार हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं इस तरीके से, है ना, ये, तो इस बार उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लोगों को लगता है अच्छा साइड में फेंका है तो ऐसे होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है cos 45 करने से उसकी वैल्यू 11.2 के बराबर हो जाए, ताकि ये ऊपर ऐसे चला जाए। लेकिन ये गलत है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, उसमें हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। अब हम कभी ये बात नहीं करते कि वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी से फेंकोगे तो उसके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि वो इवेंचुअली मे बी ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाए, लेकिन वो पहुंचेगा फिर इनफाइनाइट पे ही। तो फर्क नहीं पड़ता आप उसको इधर करो इधर करो इधर करो, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको फेंक सकते हो, एस्केप वेलोसिटी इतनी ही
होनी चाहिए, हमें तो काइनेटिक एनर्जी ऐड करनी है, डायरेक्शन वायरेक्शन से हमें लेना नहीं। अब उसको सीधे नीचे की तरफ मत फेंक देना, नहीं तो अर्थ में खड्डा करके कहीं घुस जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आने वाला है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई चेंज नहीं होगा इसके वेलोसिटी में डायरेक्शन के कारण, है ना, बस वो यहाँ बगल वाली किसी बिल्डिंग में टकरा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर ए सैटेलाइट इसके वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इस बार क्या इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी? नहीं, तो 11 थी पहले, बाद में भी 11 ही रहने वाली है। ऐसे इसके वेलोसिटी बदलती नहीं है डायरेक्शन बदल जाने से। फिर से एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल, ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, इट्स एंगुलर स्पीड ऑन इट्स ओन एक्सिस इज ओमेगा एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज जी। तो ये कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं करोगे मुझे पता है। कैसे होगा ये? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर, इसीलिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ओके, हमारे पास देखो वी ऑर्बिटल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय जो भी उसका डिस्टेंस है। तो हमें रेडियस पता करना है, तो उसको मैं लिख देता हूँ R ऑर्बिटल, ये चीज़ पता करनी। अच्छा, V ऑर्बिटल को मैं क्या लिख सकता हूँ साथ में? R ऑर्बिटल इंटू ओमेगा, है ना। ये तो किसी भी सर्कुलर मोशन में होता है, ये कोई भी सर्कुलर मोशन है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये तो हमेशा होता है। तो हमें बस यही करना था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू R ओमेगा। ओमेगा किसकी यूज़ हो जाएगी? अर्थ की, क्योंकि उस सैटेलाइट की और अर्थ की ओमेगा सेम है, इसीलिए वो जियो स्टेशनरी है। बस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमें देखो स्मॉल g का यूज़ करना है। क्वेश्चन में स्मॉल g सभी ऑप्शंस में आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल g के लिए इसको स्मॉल g बनाना पड़ेगा हमें। g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RO इज इक्वल टू RO ओमेगा। ये बन जाता है हमारी, ये वाली जो टर्म है ये बन जाती है स्मॉल g, दिस इज स्मॉल g। अच्छा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा RE का स्क्वायर इज इक्वल टू RO का इधर क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से RO की वैल्यू हो जाती है g RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर पर 1/3। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। ऑलराइट, a planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T, V, E and L stand respectively for its kinetic energy, gravitational potential energy, total energy and magnitude of angular momentum about its center of force, which of the following is correct? T is conserved. T क्या है? टोटल एनर्जी होती है तो कंजर्व होती है, लेकिन यहाँ पे T क्या बोलती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने नाम कंफ्यूजिंग दे दिया, तो T कंजर्व नहीं रहता। V इज ऑलवेज पॉजिटिव। V क्या चीज है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। E इज ऑलवेज नेगेटिव। E क्या चीज है हमारा? E है हमारी टोटल एनर्जी। हाँ, E हमारी ऑलवेज नेगेटिव होती है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। और हमारे पास L इज कंजर्व। L क्या है हमारा? एंगुलर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L is conserved but direction of vector L changes continuously, तो ये गलत है। एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी? कि L is conserved but direction of vector L changes। अब L तो था ही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर कहाँ से बना रहे हैं? गलत इंग्लिश है, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हमारा आंसर हमारे पास सी आ जाता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, ग्रेविटेशन में। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r इंस्टेड ऑफ 1/r², तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई r² होता था ना, उसकी जगह आपकी बार सिर्फ r है। कुछ तो नया फोर्स आ गया है। देन अ पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर सच ए फोर्स वुड हैव
इट्स ऑर्बिटल स्पीड v प्रोपोर्शनल टू, तो वही है सैटेलाइट मोशन हो रहा है, इसकी कुछ इधर वेलोसिटी होगी तो इसको सर्किल में घूमने के लिए इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। और ये फोर्स कहाँ से मिल रहा है, हमें यही फोर्स लग रहा है ना, तो इसी को हम इक्वेट कर देते हैं mv²/r से, mv²/r से, यहाँ r से r कट गया, m से m कट गया, और हमारी जो ऑर्बिटल स्पीड आ जाती है vo हो जाती है √g m, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ r आ रही है, इसमें r का कोई रोल नहीं है ना, तो हमारा आंसर आ जाता है b, इंडिपेंडेंट ऑफ r। और इसी के साथ हमने ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जितने भी नीट में अभी तक पूछे गए हैं, और आपने देखा भी है कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, क्या पता वो फिर से रिपीट हो जाए, तो प्लीज़ प्रैक्टिस अच्छे से करना, तैयारी अच्छे से करना अपनी नीट की। और अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने प्रिपरेशन को, और अगर आपको इंप्रूव करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मेरी भी वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, और मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और ठीक है, इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/physics endgame, यहाँ पे जाओ, इसमें आपको एक कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मेरी लाइव क्लासेस के लिए आप bit.ly/bombphysics पे आ सकते हो। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, और क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पे। दिस इज एंड गेम, चलो मिलते हैं, बाय।